माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 52 पंचायत राज विभाग के संबंध में 72 माननीय सदस्यों से 197 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 64 माननीय सदस्यों से 182 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सभी के उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को 24 घंटे में पहुंचा दिए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आज 6 घंटे और 25 मिनट के लगभग माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, जिसमें करीब लगभग 44 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। तो जो आज माननीय सदस्यों के द्वारा दिए गए उपयोगी सुझावों के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आज मांग संख्या 52 एवं मांग संख्या 53 पर बहुत बहुमूल्य चर्चा हुई। अपना उद्बोधन प्रारंभ करने से पूर्व मैं आज की चर्चा में शामिल माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा आज की चर्चा के दौरान जो भी बहुमूल्य विचार व्यक्त किए गए, राजस्थान राज्य के लिए इन चर्चाओं का परिणाम सार्थक हो, इसका मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। ग्रामीण जनता के हितों के लिए हम लोग आपके अच्छे सुझावों का समावेश कर सर्वमान्य नीति निर्धारित कर सकेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एक ऐसा विभाग है जो विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के दूरस्थ स्थानों पर अति विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले निर्धन, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, वंचित परिवारों एवं आमजनों को सुगम एवं आत्मनिर्भर जीवन यापन करने हेतु स्थितियां सृजित करने का निरंतर प्रयास कर रहा है और स्थायी आजीविका साधन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने के नए लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। मैं आज सदन में आप सबको बताना चाहूँगा कि पंचायत राज का इतिहास और विकास क्रम बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन समय से ही पंचायत द्वारा गांवों के प्रशासन एवं व्यवस्था को चलाने की एक व्यवस्थित और प्रमाणित व्यवस्था रही है। ये इतनी कारगर व्यवस्था रही है, ये इस बात से पता चलता है कि आज भी भारत में पंचायती राज सफलतापूर्वक काम कर रहा है और आगे और नवीन ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है और भारत में स्थानीय स्वशासन की संकल्पना कोई नई नहीं है। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक ग्रामीण समुदाय ने इस व्यवस्था को जीवंत बनाए रखा। इस समय काल में कई साम्राज्य बने और ध्वस्त हुए, लेकिन इन ग्रामीण समुदायों ने अपनी स्थानीय प्रशासन के अस्तित्व और भावना को सदैव कायम रखा। यही उनकी स्वीकार्यता और सफलता का कारण रहा है। भारत में पंचायत राज इतिहास को 3 काल में विभाजित किया जा सकता है। पहला ब्रिटिश काल के आरंभ से पहले का पंचायत राज का इतिहास, दूसरा ब्रिटिश काल के आरंभ से स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने तक, तीसरा संविधान लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज का इतिहास। वैदिक युग के प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायत शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में सभा और समिति जैसी इकाइयों का जिक्र मिलता है। हालांकि उस समय कोई नागरिक प्रशासन की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी, फिर भी ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कमोबश एक लोकतांत्रिक निकाय था। महाकाव्य युग में देखें तो रामायण के अध्ययन से पूर्व और जनपद अर्थात नगर और ग्राम व्यवस्था का संकेत मिलता है। इसके अलावा महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूह की इकाइयाँ विद्यमान थीं। इनमें ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विषय अधिपति 20 तथा सत ग्राम अध्यक्ष 100 और ग्रामपति 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। ये लोग अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। प्राचीन काल के मनु स्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मौर्योत्तर काल में भी ग्राम का मुखिया वरिष्ठ जनों की एक परिषद काउंसिल ऑफ एल्डर्स की सहायता से ग्रामीण व्यवस्था को संचालित करता था। यह व्यवस्था गुप्त काल में भी थी। इस प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था विद्यमान थी, जो कि परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर संचालित होती थी। मध्यकाल में सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने
अपने राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें विलायत कहा जाता था, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थीं। यहाँ ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जिसमें प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता के विवादों के समाधान के लिए चौधरी हुआ करते थे। मुगल शासन के दौरान सामंती ताकतों के बढ़ने से स्थानीय स्वशासन प्रणाली कमजोर होती चली गई। ब्रिटिश काल के दौरान ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमजोर हो गए। जब अंग्रेज भारत आए उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी। हालांकि स्थिति पहले से जैसी अच्छी नहीं थी, तथापि चार्ल्स मेटकाफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए इस ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उनकी स्वायत्तता को समाप्त किया। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद स्थिति बदलने लगी। जब शाही राज को उस पर दबाव बढ़ने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया। वर्ष 1870 में मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर विकास को गति दी। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन संस्थाओं का उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, भारत के आज़ाद होने और भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के नवनिर्माण के लिए पंचायत राज व्यवस्था का श्री गणेश हमारी मरुभूमि से दिनांक 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया और 1960 के दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्था को स्थापित भी कर लिया, परंतु केंद्र सरकार ने इसका कोई ढांचा नहीं बनाया था, इसलिए राज्यों ने अपने अपने तरीके से लागू कर दिया। जैसे कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति को अपनाया, तमिलनाडु में 2 स्तरीय पद्धति को अपनाया और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति को अपनाया। इसके अलावा अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाया, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात पद्धति में जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया गया। इसके बाद में अनेक समितियां बनी जिन्होंने पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में अपने अपने सुझाव दिए। पंचायत राज व्यवस्था को संविधान के माध्यम से शक्ति देने का कार्य हमारी कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यकाल में किया गया। जब इसे ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। अगस्त 1989 में लोकसभा में विधेयक पारित तो हुआ, किंतु विपक्ष के सहयोग नहीं करने से राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं हो सका। आखिर हमारी सरकार में ही प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ग्रामीण विकास से चर्चा शुरू करना चाहूँगा। महात्मा गांधी नरेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय नरेगा के प्रति और हमारी सरकार का गरीबों के प्रति जो सोच है, इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर अत्यंत गंभीर है। उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हमारे द्वारा भारत सरकार को ग्राम सभाओं से अनुमोदित कराकर पंचायत समिति जिला परिषद के अनुमोदन उपरांत 37 करोड़ 47 लाख का श्रम बजट तैयार कर भेजा था। मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि ग्रामीण परिवारों की मांग के अनुरूप माहवार प्रत्येक जिले का श्रम बजट तैयार कर राज्य स्तर पर संकलित कर भारत सरकार को भिजवाया जाता है, परंतु भारत सरकार द्वारा वास्तविक श्रम बजट में ही हर वर्ष कटौती की जा रही है। भारत सरकार ने राज्य द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रेषित 37 करोड़ 37 लाख के श्रम बजट कटौती कर मात्र 24 करोड़ का श्रम बजट ही अनुमोदित किया। बार बार अनुरोध करने पर अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर केंद्र सरकार ने 30 करोड़ का श्रम बजट पर सहमति दी है। आज हम स्वीकृत श्रम बजट 30 करोड़ के विरुद्ध
33 करोड़ 43 लाख की प्रगति अर्जित कर देश में प्रथम स्थान पर है। ये भारत सरकार को भी पता है कि हमारी सरकार द्वारा 2020-21 में 46.05 करोड़, 2021-22 में 42.43 करोड़ मानव दिवस अर्जित किए। इससे भी पूर्व हमारा राज्य रोजगार देने में प्रथम स्थान पर रहा है, परंतु फिर भी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के प्रारंभ में मात्र 24 करोड़ का श्रम बजट स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु हमारे द्वारा 35 करोड़ और 20 लाख का श्रम बजट तैयार कर भिजवाया गया, परंतु भारत सरकार द्वारा मात्र 20 करोड़ का श्रम बजट स्वीकृत किया गया। इससे यह दर्शाता है केंद्र सरकार मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर नहीं है या फिर इस योजना को खत्म करना चाहती है। मैं आज सदन को अवगत करना चाहूँगा कि श्रम बजट पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ की ग्राम सभा से लेकर जिला परिषद तक इस प्रकार अनुमोदित श्रम बजट को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना इन संस्थाओं के स्थायित्व या स्वीकारता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है, और जिस विकेंद्रीकरण की मूल भावना से इनका गठन किया गया है वह भावना भी प्रभावित हो रही है। एक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2022-23 में कोविड में लोग परेशान थे, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। राज्य की जनता को सहायता देने की दृष्टि से नरेगा में उपलब्ध कराए जा रहे 100 दिवस के रोजगार को पूर्ण करने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिए जाने हेतु विगत वर्ष बजट में घोषणा की गई थी। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का राज्य मद से प्रावधान रखा गया। इस योजना को अब स्थायी कर दिया गया है। राज्य में अब तक 3,14,000 परिवार 100 दिवस पूर्ण कर चुके हैं तथा 81 से 89 दिवस को रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या 13,37,000 है। मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना 9,517 परिवारों में ने 25 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया है। इस योजना में वे कार्य भी करवाए जा रहे हैं जो अन्य योजना में कवर नहीं होते। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में भी अकुशल श्रमिकों को रोजगार गारंटी देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की, जबकि दूसरी ओर भारत सरकार मनरेगा के बजट में लगातार कटौती करती जा रही है। यह भावना दिखाती है कि कांग्रेस सरकार मनरेगा को जिस उद्देश्य से लाई थी उसे पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में सहरिया, कथोड़ी जनजाति व राज्य के विशेष युगजन श्रमिकों को भी पूरा ध्यान रखा गया है। इन्हें आर्थिक सम्मान प्रदान करने के लिए 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार मद से उपलब्ध करवाया जा रहा है। विगत वर्ष महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंचशाला योजना के अंतर्गत पौधशाला, कार्यशाला, निर्माणशाला, पशुशाला व पोषणशाला के 50,000 से अधिक कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत कुल 76,505 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें पौधशाला के 1589, पोषणशाला के 13,849, पशुशाला के 63,354 और कार्यशाला के 416 तथा निर्माणशाला के 41 कार्य शामिल हैं। इस समय कुल 40,558 कार्य प्रगति पर हैं तथा 9,706 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम एक चारागाह विकास, सामुदायिक जलाशय विकास, शमशान कब्रिस्तान विकास, खेल मैदान विकास, व्यक्तिगत जलकुंड, टाका में रोड विद ड्रेनेज के कार्य स्वीकृत किए जाने की घोषणा की थी। इसके तहत चारागाह विकास, सामुदायिक विकास, जलाशय विकास, शमशान कब्रिस्तान विकास, खेल मैदान विकास, व्यक्तिगत जलकुंड, टाका रोड विद ड्रेनेज के कुल 1,72,372 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 1,11,412 कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यान विकास के तहत प्रति पंचायत समिति 2 कार्यों के लक्ष्य जो कुल 704 होते हैं के विरुद्ध
661 कार्य स्वीकृत किए गए, इनमें से 13 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 299 कार्य प्रोग्रेस में हैं। गरीब परिवारों की आजीविका संवर्धन वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ के श्रेणी बी के 2,26,000 कार्य लिए गए, जिनमें से 26,000 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 2 लाख काम प्रोग्रेस पर हैं। महात्मा गांधी नरेगा की उपलब्धियों के लिए इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो कुल 62,16,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। अब तक 33 करोड़ 43 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लगभग 35 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जाना प्रस्तावित है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा राज्य मानव दिवस सृजन में विगत वर्ष देश में प्रथम स्थान पर रहा। इस वर्ष भी अभी प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत 8,949 करोड़ 18 लाख रुपए व्यय हुए, जिसमें श्रम मद में 5,792 करोड़ 86 लाख रुपए, सामग्री मद में 2,894 करोड़ 99 लाख रुपए तथा प्रशासनिक मद में 261 करोड़ 33 लाख रुपए का व्यय हुआ। सभापति महोदय, यदि भारत सरकार हमें समय पर राशि मिलती तो हमारे द्वारा भेजा गया श्रम बजट यथावत स्वीकृत होता तो निश्चित रूप से देश में योजना के अन्य पैरामीटर्स में भी हम प्रथम स्थान पर होते। मजदूरों की फर्जी हाजिरी रोकने के लिए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन वाले कार्यों पर NMMS ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके क्रियान्वयन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 98.03% श्रमिक भुगतान निर्धारित 15 समय की सीमा में किया जा रहा है। सभापति महोदय, माह मई 2021 में श्रमिकों के 1,38,000 रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन लंबित थे। हमने अभियान चलाकर इनका भुगतान करवाया। अब मात्र 19,000 रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन विभिन्न अपरिहार्य कारणों से लंबित हैं। विगत वर्ष हमने पात्र लाभार्थियों की भूमि पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए के व्यय कर 5 लाख उद्यानिकी की पौधों के रोपण की घोषणा की थी। मानसून 2022 में 6 करोड़ रुपए की राशि से व्यय कर 4,06,000 पौधों का रोपण किया जा चुका है। इसी प्रकार जल ग्रहण के कन्वर्जन से कृषकों की आय बढ़ाने हेतु आगामी 2 वर्ष में 50,000 फार्म पाउंड डिग्गी टांकों के निर्माण की घोषणा की थी, जिसमें आज दिनांक तक 25,569 कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिनमें 1,416 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 10,981 कार्य प्रगति पर हैं। गत सरकार के कार्यकाल में 5 वर्षों की प्रगति और वर्तमान सरकार के कार्यकाल की प्रगति तुलना करें तो हमारी सरकार 4.5 वर्ष में ही गत सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों से लगभग 80% अधिक उपलब्धि अर्जित कर चुकी है। नरेगा योजना में गत सरकार के कार्यकाल में 5 वर्ष में 90 करोड़ 38 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जबकि हमारी सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 168 करोड़ 70 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार विगत सरकार द्वारा 21,333 करोड़ रुपए का व्यय 5 साल में किया गया, जबकि हमारी सरकार द्वारा 37,863 करोड़ रुपए का व्यय 4.5 साल में किया जा चुका है। विगत सरकार के कार्यकाल में 5 वर्ष में 8,89,000 के कार्य पूर्ण करवाए गए, जबकि हमारी सरकार द्वारा 4.5 साल में 16,15,000 कार्य पूर्ण करवाए जा चुके हैं। नरेगा एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसकी सतत मॉनिटरिंग के समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हमने 2 ग्राम पंचायतों पर एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक JTA लगाने का निर्णय लिया था। हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक 2 ग्राम पंचायतों पर एक JTA लगाने के लिए 3591 पद और स्वीकृत कर दिए हैं, जिनकी संविदा नियम 2022 के तहत भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। यदि रोजगार की मांग पर 15 दिवस में रोजगार नहीं दिया जाता तो व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का अधिकार हो जाता है। योजना के प्रारंभ से ही महात्मा गांधी नरेगा एक्ट में प्रावधान था। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता संबंधी नियम तैयार करेगी।
परंतु विगत 14 वर्षों में राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता नियम नहीं बनाए गए। हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की नियम तैयार कराए, जिसकी अधिसूचना 23 अगस्त 2022 को जारी हो चुकी है। भारत सरकार के स्तर पर योजना संबंधी समस्याओं का निराकरण समय पर नहीं होने के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार से समय पर सामग्री मद का भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण स्थायी संपत्तियों के सृजन के साथ साथ मैट, जेटीए, कुशल श्रमिकों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के शेष रहे बिलों की फीडिंग हेतु भारत सरकार ने स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बहुत बड़ी राशि के बिल और मस्टोल फीड नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में श्रमिक और योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने वाले संवेदक परेशान हैं। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से आशा करता हूं कि वो इस समस्या केंद्र तक पहुंचाएं और हम भी अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। सामग्री मद में टैक्स डिडक्शन का प्रावधान नहीं होने के कारण संवेदक समय पर टैक्स जमा नहीं करा पा रहे हैं। इससे सरकार को भी राजस्व हानि हो रही है। सभापति महोदय, जब हमने इस विभाग का कार्यभार संभाला तब से लेकर अब तक लगभग हमने 20 जिलों के भ्रमण कर हमारे द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। राज्य से तुरंत निरीक्षण दल भिजवाकर ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करवाया। हमने अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की अनियमितताएं देखने को मिली। किसी जिले में तो भारत सरकार से नरेगा के सामग्री मद का भुगतान समय पर नहीं मिलने के कारण संवेदक से अग्रिम बिल तैयार करवाकर बिना मौके पर सामग्री डाले हुए भुगतान उठाया जा रहा था। कहीं पर मौके पर काम ही नहीं मिला, कहीं पर एक ही कार्य अलग अलग योजनाओं से भुगतान उठाया जा रहा था। किसी जिले में सक्षम अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका में इंदराज नहीं किया जा रहा था तथा कहीं कहीं बिना तकनीकी डिजाइन के कार्य करवाए जा रहे थे। अधिकारियों के द्वारा मापदंडों के अनुरूप निरीक्षण नहीं किए जा रहे थे। अब राज्य में अधिकारियों के निरीक्षण एरिया ऑफिसर ऐप पर ऑनलाइन दर्ज किए जा रहे हैं। यहां तक कि जिला कलेक्टर तो निर्धारित निरीक्षण ही नहीं कर रहे थे। इस वित्तीय वर्ष में अब तक जिला कलेक्टरों द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध 51%, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा 89% तथा विकास अधिकारियों द्वारा 91% निरीक्षण दर्ज किए गए हैं। हमने कार्य योजना बनाकर राज्य स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए, जिला स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित की, लापरवाही करने वाले प्रत्येक स्तर के कार्मिक और अधिकारी पर आवश्यक अनुशासन कार्रवाई की, जिससे आज योजना पूर्ण पारदर्शिता के साथ राज्य में संचालित हो रही है। माननीय सभापति महोदय, राज्य में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसका गठन 2010 में हुआ था और माननीय हमारी यूपी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के हाथों से हुआ था कि गरीबी उन्मूलन कैसे हो और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में इजाफा कैसे हो। और उन्होंने जो देखा और महिलाओं के द्वारा फीडबैक राजस्थान से गया कि भाई यहाँ पर एक मिशन शक्ति के रूप में एक आजीविका का गठन हुआ और उस गठन के माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं तो उस पर एक 10 महिलाओं और 15 महिलाओं के बीच में एक ग्रुप बनता है, एक स्वयं सहायता समूह, और 15 से 20 समूह के बीच में ग्राम संगठन जिसको बोलते हैं बीओ, और उसके बाद में 15 से 20 ग्राम संगठनों के ऊपर CLF क्लस्टर होता है, जिसमें करीब 3000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सदस्य हैं वो होते हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति में इजाफा कैसे हो और उनको हम क्या काम धंधा करवाएं और वो कैसे आगे बढ़ें, तो इसके लिए आज हमने जो काम किया है राजस्थान में वो तारीफ़ काबिल है कि इन 4.5 वर्षों में जो काम किया उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो अध्यक्ष सभापति महोदय, विभिन्न कालाविधियों किसी भी प्रकार के कार्य करके जो अर्जित करता है उसी को उसी आजीविका रोजगार कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी सामाजिक तकनीकी क्षमताओं का विकास कर उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना 2010 में हुई।
सभापति महोदय, एक अम्ब्रेला योजना है जिसके अंतर्गत बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में सहायता प्रदान कर रही हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान राजीविका योजना में 22,188 गांवों में 1,93,000 स्वयं सहायता समूह, 15,087 ग्राम संगठन, 448 संकुल स्तरीय संगठन का गठन कर 23,43,000 परिवारों को जोड़कर लाभान्वित किया है। इनमें से 1,43,000 स्वयं सहायता समूहों को 543 करोड़ रुपए की राशि का आजीविका समर्थन एवं रिवॉल्विंग फंड के रूप में उपलब्ध करवाई है। वर्तमान में आजीविका के समूह की बचत लगभग 800 करोड़ रुपए है। आजीविका संवर्धन के लिए इन्हें राजीविका परियोजना में 1233 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। इन समूह की आजीविका गतिविधियों के विस्तार के लिए बैंकों से भी 4,033 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया, जिसमें से 3,166 करोड़ रुपए का ऋण हमारी सरकार के कार्यकाल में उपलब्ध करवाया गया। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि इन महिलाओं का एनपीए 2% से कम है। सभापति महोदय, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 52 लाख परिवार वंचित थे। हमने सेचुरेशन के लिए राजीविका द्वारा वर्ष 2022 में 24 ब्लॉकों में अध्ययन करवाया था, जिसमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि 52 लाख परिवारों में से केवल 84% ही परिवारों को समूह में संगठित किया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार को भेजी गई, जिसके आधार पर कुल 46 लाख परिवारों को संगठित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभी तक कुल 39,57,000 परिवारों को संगठित किया जाकर राज्य में 2,97,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। शेष 6,43,000 परिवारों को वित्तीय 2023-24 में कर लिया गया है। ये समूह राजीविका के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। राजीविका में पंचायत राज की तरह त्रिस्तरीय संगठन गठित किए गए हैं, अर्थात सत्ता का पूरी तरह विकेंद्रीकरण किया गया है। सभापति महोदय, आप स्वयं हमारे अध्यक्ष महोदय, उन्होंने देखा, उनके साथ एक प्रोग्राम करवाया। राज्य में नवीन समूह के गठन हेतु नवंबर 2022 से 1,032 सीआरपी की टीमों को लगाया गया। ये शेष वंचित परिवारों के समूह बनाएंगी तथा पूर्व में गठित समूह में नवीन सदस्यों को जोड़ने का कार्य करेंगी। राज्य में अब तक 23,652 ग्राम संगठन है, 764 क्लस्टर लेवल फेडरेशन गठित किए जा चुके हैं। ये सीएलएफ राजीविका के मार्गदर्शन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि, हम सब पढ़ लेंगे, आपसे वादा करते हैं, एक एक अक्षर पढ़ के आएंगे। सभापति महोदय टेबल करा दो। राठौड़ साहब शिकायत नहीं करेंगे, समझ नहीं होता है कभी, मतलब इस विधानसभा में नहीं। सभापति महोदय, मिनिस्टर कोई भी स्टेटमेंट देता है तो लिख पढ़ा हुआ दे सकता है। मैं खुद इनकी हालात समझता हूँ, पढ़ा हुआ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ा हुआ क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट। ये आपने नियम पढ़े हैं? आपने नियम पढ़े इसके? हाँ, पढ़े हैं। रेफरेंसेस कर सकते हो, मना किया हुआ है। रेफरेंसेस कर सकते हो। देते हैं तो अगर सभापति महोदय, इससे बड़ा क्या मजाक होगा। मान्य सदस्यों ने जो बात कही उसका तो कोई इन्होंने कॉग्निजेंस लिया नहीं। एक पढ़ा हुआ सारा भेज दिया इन अधिकारियों ने और वो पढ़ दिया। फिर हमारे सवाल खड़े करने का अर्थ क्या रहा? हम क्यों सवाल खड़े करें? सुनने की क्षमता बढ़ाइए, सुनने की क्षमता बढ़ाइए। ये क्या बात है? सुन रहे हैं, सुनने की क्षमता बढ़ाइए। हम भी सुनते हैं आपकी बातों को। मेरा दोनों विद्वानों से आग्रह, बिराजे आप नहीं, हम प्लीज मंत्री को अपना रिप्लाई पूरा करने दें। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, उपनेता जो बोल रहे हैं ये बात, उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि जो बात हो रही है महिलाओं की, गरीब महिलाओं की, जो हमने 4.5 साल में 23,47,000 महिलाओं को जोड़ा है, उनको काम धंधा दिलवाया है, उसके लिए आप भी कोई सीएलएफ के भवन बनवाते, उनके लिए कोई धंधा का काम की बात करते। हम मान रहे हैं,
वो हम मान रहे हैं, पर आप ये प्रगति प्रतिवेदन ये प्रगति पत्र नहीं है, हमने ये भेजा। प्रगति पत्र में नहीं वो मिलेगा है। आपको। वो प्रगति पत्र पेज नंबर बताना। हाँ, वो आप किसी पे पेज नंबर सर से निकाल के दो प्रगति पत्र। प्लीज ये आप हरी किताब बता करके हमें डराने की कोशिश नहीं करें। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप सुनने का मादा रखें। हम बोल रहे हैं, आंकड़े हैं और आंकड़े के अनुसार बोल रहे हैं। आप अपना इसको किताब को दिखा के पैदा नहीं करें। और आपको सुनने में लग रहा है तो थोड़ा धैर्य से बैठे, कोई बात गलत है और आपको लगता है कि बिना किताब के भी आपसे मैं पंचायत राज पे डिस्कशन कर सकता हूं, और आपको चैलेंज देता हूं कि आप भी पंचायत राज आपके पास रहा है, क्या हमने क्या काम किए और आपने क्या काम किए, और आपने कितना भ्रष्टाचार किया और हमने भ्रष्टाचार को कैसे रोका। मैं यहाँ भ्रष्टाचार पे डिस्कस नहीं करूंगा। महोदय प्लीज सभापति महोदय, इसकी डिबेट रख लो आप। प्लीज मंत्री महोदय, इसकी डिबेट हो जाए। कभी भी भ्रष्टाचार आपकी- मैंने किया, भ्रष्टाचार आपने किया, ये औरों को आप एक बार इसकी डिबेट हो जाए। नहीं, इसी की डिबेट कर लें। वो बाद में करेंगे। इन्होंने मेरा नाम लेकर आरोप कैसे लगा दिया? मैं उसको कैसे आरोप लगा? एक्सपेंस कराइए आप, एक्सपेंस कराइए पहले। एक्सपेंस करता हूँ मैं उसको। बिराजी माननीय मंत्री महोदय, अपना वक्तव्य दे आप। वर्तमान में 10 लाख से अधिक परिवार कृषि एवं पशुपालन संबंधी उन्नत विकसित पद्धतियों से लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें से 8 लाख से अधिक परिवारों को हमारी सरकार के काल में लाभान्वित किया गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में संगठित क्षेत्र में आजीविका बढ़ाने के प्रयास में कोटा, झालावाड़ और बारां जिले में पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया, जिसमें 22,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और 66 करोड़ रुपए का दूध क्रय कर स्वयं सहायता समूह के परिवारों की आजीविका समर्थन में वृद्धि की गई है। इसी प्रकार सोयाबीन, धनिया और वैल्यू चेन विकसित करने हेतु 17 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया, जिसमें 8,000 से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक कंपनी द्वारा 17 करोड़ 54 लाख रुपए के मूल्य के उत्पाद विक्रय किए गए हैं। आजीविका योजना में महिलाओं द्वारा 637 सरसबूत और 309 दुग्ध संग्रह केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में स्टार्टअप ग्रामोद्यता के अंतर्गत 21,389 से अधिक महिला उद्यमों की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें किराना दुकान, मनिहारी, आटा चक्की, ब्यूटी पार्लर, सिलाई केंद्र, अगरबत्ती बनाना, साबुन, डिटर्जेंट बनाने का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की आजीविका में वृद्धि हुई है। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 188 महिला कैंटीनों का 17 जिला स्तर पर 171 पंचायती स्तर पर संचालन किया जा रहा है। 24 जिलों में उड़ान योजना अंतर्गत सैनिटरी पैड उत्पादन इकाइयों का संचालन भी इन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो अब तक स्वयं सहायता समूह के 750 उत्पादों को अमेजन पर ऑनलाइन बिक्री हेतु अपलोड किया गया है। अध्यक्ष सभापति महोदय, पुलिस विभाग के सहयोग से 2,41,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सुरक्षा सखी में रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। ये महिलाएं पुलिस के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा प्रदान करती हैं। विगत वर्ष बजट की घोषणा की अनुपालना में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री हेतु बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में शिल्प ग्रामीण हाट एवं सुविधा के केंद्र प्रारंभ किए गए। महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त करने की, उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को एवं रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर का शुभारंभ एक पहला दूसरा राज्य है इस देश में जहां महिला निधि बैंक खोला गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 26 अगस्त 2022 को किया गया। इस महिला निधि बैंक से 1 करोड़ 42 लाख रुपए का ऋण समूह से जुड़ी महिलाओं को वितरित किया गया है। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट में महिला निधि बैंक से ऋण ब्याज पर आजीविका की महिलाओं को 8% अनुदान की घोषणा की गई है। इसके लिए आगामी वर्ष में 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवा दिया गया है। इसमें इन गरीब महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा। महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी
महिलाओं को ऋण आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने पर 24 घंटे में 40,000 रुपये का ऋण वितरित किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैंने कार्यभार संभालने के बाद विभाग की विभिन्न गतिविधियों का प्रचार प्रसार एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से करवाने का निर्णय लिया था। राजीविका में मुख्य प्रचार प्रसार सखी के माध्यम से ग्रामीण विकास पंचायती राज के विभिन्न कार्य करवाया जा रहा है, जिसे राजीविका की महिलाओं ने सफलतापूर्वक किया है। सभापति महोदय, समूह के क्लस्टर लेवल फेडरेशन के भवन प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूं, जो बात आप नहीं सुन रहे हैं, महिलाओं की अच्छी बात है कि हमारे गरीब लोग, गरीब परिवार आगे बढ़ें। तो हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि विपक्ष के साथियों से कि 764 CLF है पूरे राजस्थान में, तो आपके विधानसभा क्षेत्रों में भी हैं। तो हम इसके लिए 25 लाख रुपए दे रहे हैं प्रति भवन के लिए। वो महिला वहाँ इकट्ठी होंगी और वहाँ पर काम सीखेंगी, ट्रेनिंग, बाहर से लोग आएंगे, दूसरे राज्यों से लोग आएंगे, उसको प्रशिक्षण देंगे। जो महिला प्रशिक्षित हो जाएंगी, वो अन्य महिलाओं को सिखाएंगी। तो मैं माननीय दिलावर साहब आपसे कहना चाहता हूं कि आपके विधायक कोटे से भी पैसा दें इसमें। हमें मुख्यमंत्री अरे दे दिया, भी बन नहीं पाए हैं अभी। मैं आपको कहना हूँ, एक दो भवन की नहीं है बात, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो मंत्री महोदय आप इधर भवन है वो बनवाएं। तो अब तक 290 CLF को सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जा चुका है। शेष के लिए 25 लाख रुपए प्रतिभवन लागत से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत भवन निर्माण करवाए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इन भवनों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने उत्पाद तैयार करने, बेचने, बैठक करने, प्रशिक्षण के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इन भवनों को कार्यशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे CLF के सदस्यों के बीच में विश्वास पैदा करें, आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करें। जब समुदाय की विशेष महिलाओं के बीच में भावना नहीं होगी, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, CLF अपना संगठन नहीं मानेंगे, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। राजीविका के अंतर्गत विभिन्न समूहों को संबल देने हेतु इस वर्ष केंद्र द्वारा आवंटित राशि से अधिक खर्च होना अनुमान है। NRLM के 2022-23 के आवंटित बजट 412 करोड़ रुपए की राशि पूर्ण व्यय की जा चुकी है और 100 करोड़ से अधिक व्यय वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनुमानित है। ऐसी स्थिति में राज्य में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि हम केंद्र से चौथी किस्त मांग रहे हैं। विगत वर्ष तक इस योजना में तीसरी किस्त मांगने की स्थिति में भी हम नहीं आ पाए थे। सभापति महोदय, राजीविका में नवाचार किए, जिनसे नियमित रूप से जिलों में समूह संबल संवाद के कार्यक्रम का हम शामिल हुए। वहाँ हमने आपके राजसमंद, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर, बीकानेर आदि हम जिलों में गए और महिलाओं से हमने वहाँ इंटरेक्शन किया कि आप क्या काम धंधा करती हैं, किस काम से क्या फ़ायदा होता है, मंथली कितना पैसा कमाती हैं। तो उनकी जो हमने कहानी सुनी, तो आप लोग भी कभी उनके बीच में जाएं तो आपको भी रोना आ जाएगा कि महिला जब घर से बाहर निकलती थी, विडो महिला, तो लोग, गांव के लोग कहते थे महिला अकेली जा रही है, कहाँ जा रही है। लेकिन जब उसने काम सीखा और अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने घर गृहस्थी का खर्चा चलाया, शादी ब्याह के लिए पैसा कमाया, तब लगने लगा कि महिलाएं सही दिशा में आगे काम कर रही हैं। तब गांव के लोग जागे कि नहीं, इन महिलाओं को हमें मदद करनी चाहिए। तो हमने देखा कुछ महिलाएं ऐसा काम कर रही थी जिनसे उनको मुनाफा नहीं हो रहा था। हमने पूछा कि भाई 2000 कमाते हैं तो ये काम मत करो, दूसरा काम करो, कोई जैविक खेती करो या कोई ऐसा परिधान बनाओ जो बाजार में बिक सके, या कोई परचूनी की दुकान या डेयरी, मतलब जो भी विभिन्न तरह की जो काम धंधा कर सकते हैं, तो उनको T1 T2 समय पर फंड मिले और उनको बैंकों से हम ऋण कैसे दिलाएं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हमने
अधिकारियों को दिशा निर्देश किया, समय समय पर उनकी मीटिंग करवाए, उनके प्रशिक्षण यहाँ करवाते हैं, पूरे अन्य स्टेटों में भी भेजते हैं। मैं खुद उड़ीसा गया था इसके लिए। वहाँ पर उड़ीसा में जाकर मैंने देखा कि वहाँ राजीविका की जो महिलाएं मिशन शक्ति के नाम से वहाँ चलता है, पूरा डिपार्टमेंट अलग है, और वहाँ पर जो महिलाएं काम कर रही थी तो एक जिला परिषद और जिला कलेक्ट्रेट के बीच में एक कैंटीन थी जो महिलाएं चलाती थी। वहाँ पर लाइन लग रही थी लोगों की, आम आदमी, दूसरे भी आदमी टोकन लेके जा रहे थे कि भाई ये मिशन शक्ति की महिलाएं अच्छा खाना देती हैं, अच्छा उनके जो पेंटिंग के काम थे, दूसरे अदर्स काम थे, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी गई, अच्छे काम कर रहे थे। तो वहाँ हमने देखा यहाँ पर आकर हमारे अधिकारियों के साथ जो हमारे CLF के लोग हैं उनसे चर्चा करने के बाद में हमें लगा कि भाई ज़रूरत है इस प्रदेश में गरीब महिलाओं को, गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। और इसी प्रकार हमने जो नवाचार किए हैं, श्री गंगानगर में रेलवे की 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत राजीविका की महिलाओं द्वारा गंगानगर रेलवे स्टेशन पर हस्तनिर्मित खिलौने के स्टॉल का संचालन किया जा रहा है। राजमंड्री जिले में होली के उत्सव पर नेचुरल फूल और पत्तियों से शुद्ध हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है। इस बार 5 फ्लेवर में कुल 21 क्विंटल गुलाल बनाई, जिसमें 6,30,000 रुपये की आय अनुमानित है। झालावाड़ जिले में 555 स्वयं सहायता समूह द्वारा मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। इनके द्वारा 5,000 किलोग्राम से अधिक शहद एकत्रित कर 12 लाख रुपए की आय अर्जित की। चूरू जिले में 6,600 समूह के सदस्यों को डिजिटल साक्षरता अभियान चलाकर डिजिटल साक्षर किया जा रहा है, जिसमें अब 23,233 सदस्यों को राजकीय विद्यालयों के कंप्यूटर लैब में स्मार्टफोन से संबंधित आधारभूत जानकारी देकर डिजिटल साक्षर किया जा रहा है। और माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें आप सभी को पता है कि आवास कैसे मिलता है, कितने पैसे भारत सरकार देती है। 60 और 40 के रूप में 60% भारत सरकार का होता है, 40 राज्य सरकार का होता है, और इन 3 किस्तों में मिलता है। तो भारत सरकार द्वारा 1,20,000 और 90 कुशल श्रमिकों के 20,790 और 12,000 शौचालय वाले, इस तरह टोटल 1,52,790 की सहायता लाभार्थियों को दी जाती है। माननीय सभापति महोदय, देश की औसत प्रगति 75.47% है, वहाँ राज्य की उपलब्धि 89.6% है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक स्वीकृत 17,20,261 आवासों में से 15,40,740 89.6% आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 से 2021 तक योजना अंतर्गत राशि 19,009 करोड़ 58 लाख में से 19,215 करोड़ 23 लाख आवंटित से अधिक 101% का उपयोग कर लिया गया है। भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी रैंकिंग में राज्य का दूसरा स्थान है। योजना क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिलों की रैंकिंग में राज्य के 5 जिलों में प्रथम 50 में झालावाड़, श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी तथा राजसमंद है, और 20 जिलों में प्रथम 100 में शामिल हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल दिसंबर 2018 से अब तक 10,36,000 आवास स्वीकृत किए गए तथा 10,75,000 पूर्ण करवाए गए। राशि 12,375 करोड़ रुपये व्यय की। राज्य में पंचायत समिति मुख्यालय पर 500 प्रोटोटाइप मॉडल आवास निर्मित कराए गए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल की योजना की वरीयता सूची में शामिल होने शेष रहे चिन्हित परिवारों में से भारत सरकार द्वारा आवास प्लस ऐप पर अपलोड 12,84,000 पात्र परिवारों को वरीयता सूची में शामिल किया गया, जिसमें से 21-22 हेतु 3,97,000 का लक्ष्य आवंटन के उपरांत अभी भी राज्य में 8,27,000 पात्र परिवार शेष हैं, और वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार द्वारा कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए हैं। तो माननीय सदस्यों से जो हमारे वंचित लोग हैं,
ये राशि भारत सरकार से दिलाएं तो वंचित लोगों के मकान बन सके। और इसी तरह जो मैं पहले भी चर्चा माननीय सदस्यों से, विपक्षी सदस्यों से कर चुका हूं कि अपलोड होने से आप 7,67,000 अपलोड नहीं हो पाए थे। इसके अलावा रिजेक्टेड वाइज सिस्टम 2,06,000 परिवार वो रह गए थे, उनके सत्यापन में 1,55,000 पात्र परिवार थे। इस तरह वरीयता सूची में 9,22,000 परिवार वंचित हैं। हमने केंद्र सरकार को काफ़ी बार पत्र भी लिखे हैं, मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखे हैं, और मैं खुद केंद्रीय मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी खुद मिलकर आया, उनसे भी निवेदन किया कि भाई किसी का नाम कट जाता है या दोबारा नहीं जोड़ पाता तो ये अधिकार राज्य सरकार को दिए जाएं। जो पात्र व्यक्ति वंचित हैं उनको हम आवास का सपना पूरा कर सकें, उनका मकान बनवा सकें, लेकिन ये बात हमारी भारत सरकार ने आज तक नहीं सुनी है। इसके बाद काफ़ी बार आग्रह करने के बाद भी भारत सरकार ने एक लेटर लिखा है कि किसी भी राज्य पर इस तरह के प्रस्ताव नहीं करेंगे, मतलब ना कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई के बारे में कि पहले तुम्हें नकारेंगे, फिर वे तुम पर हंसेंगे, फिर वे तुमसे लड़ेंगे और फिर तुम जीत जाओगे। इसी सिद्धांत के चलते हुए हमने भ्रष्टाचार के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। यथासंभव हमने प्रयास किया है कि विकास कार्यों, सामाजिक योजनाओं का पैसा हर हाल में गांवों के अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति तक पहुंचे जो वास्तव में वंचित है और पात्र है। हमारा प्रयास जारी है। हम हर वंचित व्यक्ति तक हमारे विभाग की योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। पहले हमारे देश में विकास को केवल रोजगार, आमदनी और आर्थिक विकास से जोड़कर देखा जाता था, परंतु 1990 के बाद इसमें व्यापक बदलाव आया। आज के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जाता है। हमने गरीबी उन्मूलन पर कार्य कर रहे, प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सब तक पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण के विनाश को रोकने के लिए गंभीर कदम उठा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पंचायती राज संस्थाओं की कार्य व्यवस्था जवाबदेह और पारदर्शी रहे। इसके लिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य बिठाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया है। सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था, यह धरती हर एक की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को नहीं। हमने ग्रामीण विकास प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए संयुक्त निगरानी व्यवस्था कायम करने के निर्देश दिए। उसके हमें सकारात्मक परिणाम भी मिले। हमने प्रत्यक्ष एक मीडिया सेल कार्य कर रही है, जिस पर आम जनता की छोटी बड़ी सभी शिकायतों को दर्ज करा रही है, जिनका निराकरण स्थानीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित तत्पर से करवाया जा रहा है। वर्तमान विभाग सोशल मीडिया अकाउंट पर 33,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं को लगभग 20 लाख लोगों तक पहुंचाया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर द्वारा हमारे मीडिया सेल द्वारा प्रसारित योजनाओं की जानकारी रीट्वीट शेयर किया जा रहा है। विभाग प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यह राशि गांवों के अंतिम छोर पर बैठे हुए अति वंचित परिवार तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी पास कराना है। आपके माननीय विधायक क्षेत्रीय जो विकास योजना है, उस पर ये 99/2000 में प्रारंभ की गई। अभी इस मांग पर इस योजना में आमजन को मिलने वाले वास्तविक लाभ को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2021-22 में 2 करोड़ 25 लाख रुपए के स्थान पर 5 करोड़ रुपए के प्रावधान को स्वीकृति दी। हमारी सरकार द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत
19/3/2020 के द्वारा गाड़िया लोहार अन्य घुमंतु समुदाय के लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार एक अतिरिक्त सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाने की स्वीकृति देने का प्रावधान किया है। इस वित्तीय वर्ष में 444 करोड़ 51 लाख रुपए का व्यय किया है। इससे 9025 स्थायी प्रकृति की अवसंरचनाओं का निर्माण किया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भारत सरकार द्वारा 2020-21 में इस राशि आवंटित रिलीज नहीं की गई है। बाद में 21-22 में प्रति सांसदगण 5 करोड़ के स्थान पर 2 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में 69 करोड़ 5 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। 16 से 19 कार्य पूर्ण करवाए गए हैं। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण एवं रखरखाव हेतु इस योजना पर 21-22 में प्रारंभ की गई। इस वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ 97 लाख रुपए व्यय किए 126 कार्य पूर्ण हुए। मेवाती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम मेव बाहुल्य क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक ढांचागत आधारभूत विकास हेतु इस योजना का प्रारंभ 1986-87 में किया गया। यह योजना अलवर भरतपुर की 14 पंचायत समितियों की 310 ग्राम पंचायतों के 808 ग्रामों में संचालित है। इस कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ 17 लाख रुपए व्यय किए। कोई बचाव का रास्ता खोजें तो आप। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना लघु गरीब विकास हेतु 2005-06 में योजना प्रारंभ की गई। 5 जिलों में अजमेर, पाली, राजवंश, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा 18 पंचायत समिति में 1740 गांवों में संचालित है। इस योजना के दौरान 9 करोड़ 51 लाख रुपए व्यय कर 195 कार्य पूर्ण किए गए। डांग क्षेत्रीय विकास योजना 10वीं प्रायोजित डांग क्षेत्र के विकास हेतु योजना 2005-06 में प्रारंभ की गई। 8 जिलों में सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़ की 26 पंचायत समितियों में 2206 गांव में संचालित है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 6 करोड़ 32 लाख रुपए के व्यय कर 124 कार्य पूर्ण किए गए। माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा डांग मंगरा मेवात योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ का प्रावधान प्रत्येक योजना के लिए किया गया, जिसे इस बजट में बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक योजना में 40 करोड़ रुपए कर दिया है। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा आपको फायदे की चीज मिलेगी। रुक जाए, शांति बनाए रखें। मैं आपकी अनुमति से अब सदन का ध्यान पंचायती राज की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 73वें संविधान संशोधन का मूल तत्व ग्राम स्वराज से पूर्ण स्वराज प्राप्त करना है। 15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्रता दिवस के प्रथम समारोह में देश के सभी राष्ट्रीय नेता नई दिल्ली में आयोजित समारोह में शामिल हुए, परंतु हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए। गांधी जी ने अपने जीवन में 2 सपने संजोए थे। पहला, देश की आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 को साकार हो चुका था। दूसरा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जो अभी होना बाकी था। राष्ट्रपिता के शब्दों में, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करूंगा जिसमें गरीबतम व्यक्ति अनुभव करे कि उनका देश के निर्माण में उनकी प्रभावी राय। ऐसा भारत जिसमें कोई अमीर वर्ग हो न कोई गरीब वर्ग हो। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय संपूर्ण सौहार्द के साथ रहेंगे। यह होगा मेरे सपनों का भारत। पास कराओ, आप तो मंत्री बोल रहे थे, पास कराएं। तो हमने जैसे ही पास कराओ इस विभाग का कार्य संभाला और विभिन्न अनुभागों में संचालित योजना यथा प्रधानमंत्री आवास, जल ग्रहण, नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, विधायक, सांसद, क्षेत्रीय विकास योजना, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, राजीविका आदि योजनाओं की पर्याप्त जानकारी आम जनता को नहीं है। यदि आपको इनके भाषण की आगे की सारी जानकारी है तो कृपया प्रताप सिंह जी से बात कर ले। एक नई मांग जो है जो पैदा हो रही है वो उसको बात कर ले आप प्रताप सिंह जी से।
प्रताप सिंह जी, हमें पूरी जानकारी है। मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सभापति महोदय, कोई बचाव का रास्ता? कोई रास्ता? कोई रास्ता हो तो बताओ। करोड़ रुपए की घोषणा कर दी, कार्य हो ही नहीं रहे। पास कराइए। तरह तरह के बहाने बना के कार्य रोके जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जितने भी योजनाएं चल रही हैं आम जनता को पता नहीं होती है, तो हमने एक कार्य योजना बनाकर अधिकारियों को जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें करवाई और लोगों के बीच में गए, और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ 16-17 सीसी की कार्रवाई की। टेबल कर दीजिए, बाकी पास कराइए आप। इसके अलावा सोशल ऑडिट जो हमारे नरेगा है, अन्य स्कीम है, उनकी सोशल ऑडिट भी करवा रहे हैं। घर घर लोग जाते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई है उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कार्रवाई, माननीय सभापति महोदय, मैं जो कहना जा रहा हूं विपक्ष के साथ ही सुन लें, क्यों मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं। आप जब बात करते हो पंचायत राज की बात आती है, तब कहते हैं कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार मेरी अकेली की, इन सभी की देन नहीं है, सब लोगों की, जनप्रतिनिधियों की और एमएलए विधायकों की देन है। क्योंकि वहां ग्राम सभा होती है, जब कोई नहीं देखता कि क्या ग्राम सभा में, क्या वार्षिक पालन में लिया जा रहा है, क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, कौन वीडियो लगना चाहिए, कौन अपना आदमी लगना चाहिए, बस। तो इस तंत्र को कैसे कमजोर किया जा रहा है। हमने हमारे साथियों की भी सुनी है, उन्होंने हमें कुछ भला बुरा कहा है, सुना है, लेकिन हम चाहते हैं कि गरीब आदमी है जिसके लिए योजना बनी है, वो अंतिम छोर पर रहता है, झोपड़ी में रहता है, वहां तक हमारी विभाग की योजना है, विकास वहां तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हमने संकल्प लिया है। तो जहां जहां जिलों में गए अधिकारी, पहली बार मैं जिलों में गया, अधिकारी जाते नहीं थे क्योंकि जयपुर बैठते हैं, आईएएस हैं, सीनियर हैं, सब जाना नहीं होता इनका। मीटिंग लेने जाते हैं तो वापस एक दिन में आ जाते हैं। प्रभारी सचिव तो शाम सुबह जाएगा, शाम को आ जाएगा। लेकिन जब तक हमारा अधिकारी मीटिंग नहीं लेगा, वहां के लोकल विधायक और जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाएगा और वहां के जो लोग हैं गांव के, उनसे चर्चा नहीं करेगा कि भाई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है। तो हमने जहां जहां देखा, रैंडम रूप से चेक किया। हम यहां से टीम लेके गए स्टेट लेवल से, तो कहीं काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं फर्जी बिल बन रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने पकड़ने के बाद में जो हमने कार्रवाइयां की, मैं यहाँ सुनाऊंगा तो कहोगे आप कि भाई ये अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मंत्री महोदय कि अनियमितताओं में राजस्थान के जो बीडीओ है, विकास अधिकारी, मंत्री महोदय 5 मिनट में जिसको आप पास 5 मिनट में नहीं है, बहुत पूरा बाकी पड़ा है। टेबल वो रखा होगा, मैं पूरा बोलूंगा जो मैं बताने आया, जो मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप नमूना में दिखाऊंगा, कोटली पंचायत समिति भेजे अधिकारियों को, वो देख लेंगे। तो मेरे को ऐतराज है, आसन को इंगित करते हुए इन्होंने कहा मैं जो मर्जी चाहे वो बोलूंगा, चाहे आसन कुछ भी करे, ये अच्छी बात नहीं, ये हमारी स्थापित परंपराएं नहीं है। आप बीच में उपनेता जी व्यवधान नहीं करे, मैं मेरी बात की बात नहीं सभापति महोदय, ना तो ये व्यवस्था है कोई पढ़कर बोले और उसके बाद आसन कोई कहे ये मुख्यमंत्री आपको करवाना कि नहीं करवाना। अगर ये चाहते हैं हम चले जाए तो हम चले जाते हैं। महोदय आपको उपनेता ऐसा लगता है, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट बिराजी आप, मैं मुख्यमंत्री करके ये बाकी मांगे पास कराएंगे तो मैं और मेरा दल तो जा रहे हैं। नहीं आप बिराजी ये गांधी जी से चालू हुए थे, महाभारत से चालू हुए, मैं बोले नहीं, 5 मिनट महाभारत से चालू हुए, माननीय सभापति महोदय मुख्यमंत्री करा के पास करानी 50 उपनेता को कहना चाहता हूं, जब ये बोलते हैं तो अच्छा लगता है सबको। ये विधायक बैठे हैं, इनके भी आपको उसको जो समय को आप खाते हो वो अच्छा लगता है आपको। मैं एसटी का विधायक हूँ, मंत्री हूँ, तो क्या सुनने के लिए आपको परेशानी हो रही है क्या? मैं आदिवासी इलाके से आता हूं, मेरी बात को पूरा करना चाहता हूं, आपको उसको दूसरे रूम में पेश करके मुझे बिठाना चाहते हो, ऐसा क्यों? क्या हमें अधिकार नहीं है सदन में बात करने का? आप तो बोलो।
हमने जो काम किया है, क्या मतलब है? राठौड़ साहब, ईमानदारी से काम करना। 1 साल जब पता लग जाएगा कि ईमानदारी क्या होती है और ईमानदार आदमी में कितनी ताकत होती है, उसके जमीर में कितना पावर होता है, ऐसे नहीं होता काम। आपने पैसे कमाए, संपत्ति अर्जित की है, कोई काम नहीं आएगी। ये मुट्ठी आया है और खोल के जाएगा वापस। तुम सीमा होती है सभापति महोदय। मैं इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूं सभापति महोदय, ये पढ़ के इन्होंने पूरा प्रगति प्रतिवेदन 52 पेज का पढ़ दिया, बोले नहीं। अब हमारे पर आरोप भी लगाने लग गए। नोटिस दे मेरे को, अगर इनकी हिम्मत है तो। नोटिस भी दे रखा है पहले, जब पिछले राज्य में आप मंत्री थे, जब नोटिस भी दिया था, जवाब भी मंत्री महोदय मेरा निवेदन सुनिए। अब बस शॉर्ट में बोल रहा हूँ, 10 मिनट लूंगा। 5 मिनट में आप समाप्त करें। 10 मिनट। हम चले सभापति महोदय, बहुत मांगे पास करनी है। सभापति महोदय, जहाँ आसन का सम्मान नहीं, जहाँ आसन का सम्मान नहीं, वहाँ मैं बैठना पसंद ही नहीं करते। मैं और मेरा दल वही करना करते हैं। क्या बात करो? मंत्री जी और आप भग रहे हो। हमने माननीय सभापति महोदय, जो अधिकारियों ने लापरवाही की, उनके खिलाफ कार्रवाई की। 17 सीसी 16 सीसी और जो बार बार रिमाइंड आता था हमें एसीबी से, 127 लंबित अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव में से 52 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति की जांच कर दी। 5396 ग्राम विकास अधिकारी, जिसकी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि रिक्त पदों पर भर्ती हो, तो इसके लिए हमने 5156 अभ्यर्थियों की सूची विभाग को प्रेषित कर दी है और जल्दी ही आपको ग्राम विकास अधिकारी पंचायतों में मिलेंगे और इनकी पोस्टिंग हम दे देंगे शीघ्र ही। इसी तरह हमने कनिष्ठ सहायक भर्ती 2013 में 4000 पद की भर्ती किए जाने की घोषणा की और काफी लंबे समय से ये लोग इंतजार कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की वजह से अनेक बाधाओं के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्तियों का मौका मिला और अभी तक हमने 3181 अभ्यर्थियों को सत्यापन कर उन्हें विधिवत ग्राम पंचायतों में कार्य ग्रहण करवाया जा चुका है। और इसी तरह हमने आरआरडीएस सेवा के 69 पदोन्नत विकास अधिकारियों में से 18 को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 12 को जिला परियोजन प्रबंध राजीविका के पद पर पदस्थापित किया है। राज्य मुख्यालय पर ही वरिष्ठ पदों पर इनका पदस्थापन किया है। हमारा ध्येय है कि इस कैडर को सशक्तिकरण, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना है। और एक ग्राम विकास अधिकारी ये नहीं सोच सकता था कि मैं विकास अधिकारी बनूंगा, एसीओ बनूंगा। तो इस तरह विभाग के अधिकारियों का सामंजस्य और एक तरफ आरआरडीएस, दोनों का हमें पंचायत राज का अनुभव मिल रहा है। इसी तरह हमने 2019 में 57 नई पंचायत समितियां 1456 ग्राम पंचायतों का गठन किया। इस वर्ष बगड़ी, सोजतपाली, सीकरी नगर जिला भरतपुर, भनोकर, कठुमर जिला अलवर को पंचायत समिति बनाया। वर्तमान में राज्य में 355 पंचायत समितियां और 11,251 ग्राम पंचायत हो गई हैं। और अभी जो 55 पंचायत समितियों भूमि का आवंटन हो गया है। 33 वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी हैं। 1456 ग्राम पंचायतों में से 3 नगर पालिका क्षेत्र में चली गई हैं। 1453 ग्राम पंचायतों के भवनों में 1432 को भूमि आवंटन कर दी है और 1410 की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। वर्तमान में 451 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण करवाया जा चुका है। 938 प्रोग्रेस पर हैं। इसी तरह हमारे जो अम्बेडकर भवन थे 19-20 में घोषणा की थी 129, उसमें 150 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। 105 प्रोग्रेस पर हैं, 24 के टेंडर होना बाकी है। और इसी तरह आपके 15 वित्त आयोग, 6ठा वित्त आयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत 24 जिलों में 12,531 गाँव में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया है। 709 गाँवों में 22,097 प्रॉपर्टी का वितरण किया जा चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की कि राजस्व पंचायत राज के कार्यों के साथ जनप्रतिनिधि, प्रमुख, प्रधान, सरपंचों को टैबलेट दिए जाने की घोषणा की।
इसलिए इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ साथ आपके जो आज चर्चा जिला परिषद और पंचायत सदस्यों की भी चर्चा की बात, विधायकों ने बात उठाई थी कि उनकी मांगे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मानदेय भत्तों में 2022 से 20% वृद्धि की घोषणा की गई थी। ये वृद्धि दिनांक 7/4/2022 द्वारा अधिसूचित कर दी गई। इस वर्ष की बजट घोषणा में इनके मानदेय भत्तों में 15% की वृद्धि की घोषणा की गई, जो 1/4/2023 से प्रभावी होगी। इसमें 1,28,000 जनप्रतिनिधि लाभान्वित होंगे। जल ग्रहण वाटर शेड में जो हमने काम किया है, शॉर्ट में बताना चाहूँगा मैं आपको कि वाटर शेड जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से भू संरक्षण और जल संरक्षण के सतही पानी को रोकना और नीचे जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको कैसे रिचार्ज करें, और जो रिवाइन से जो बेकार भूमि है, बंजर भूमि है, उसको सिंचित करना है। तो उसके लिए हमने जो योजना राजीव गांधी जल सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इनके माध्यम से करीब हमने 7,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया है। और अब जो जिलों में जो टेंडर रखे हमने कि राज्य स्तर पर डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं, टेक्निकली बिट कि राज्य स्तर के माध्यम वहाँ से उसकी देखरेख हमारी होगी। पहले टेंडर होते थे इनके वाटर शेड के, चाहे स्टेट की योजना हो चाहे केंद्र की, 50% बिलो, 60% बिलो। अब हमने उसमें टेक्निकल का अच्छा अनुभवी ठेकेदार आएगा, अच्छा काम करेगा, टेंडर बिलो नहीं जाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि धरातल पे काम हो रहे हैं। दूसरा ये थी कि हमारे जो विधायक साथी हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, उनकी पंचायत समिति या जिला परिषद में कोई चर्चा नहीं होती थी और बिना चर्चा के सीधे अब लोग अपना प्लान बनाते और पैसा भारत सरकार और राज्य सरकार से ले लेते थे। तो अब ये चर्चा भी होगी एजेंडे पर और उनकी खामियां कमियां हैं वो भी पता लगेगा, क्योंकि ग्राम सभा में पहले अनुमोदन होगा, फिर पंचायत समिति है, पहले जिला परिषद, उसके बाद वहाँ का संबंधित विधायक, जिला प्रमुख, उनसे भी चर्चा उस जिला परिषद में हो जाएगी। तो इस तरह के जो काम है और एक थर्ड पार्टी से इनकी हम निरीक्षण करवाएंगे, जिससे आने वाले समय में गुणवत्तापूर्वक काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा भूमि सिंचित हो। इसी तरह हमने स्वच्छ भारत मिशन में जो काम हम कर रहे हैं, 1,69,613 परिवारों को शौचालय के निर्माण करवा दिए गए हमने। और इसके अलावा 500 से अधिक सामुदायिक CSC भवन बनाए हैं, सामुदायिक शौचालय, लेकिन रेगुलर सफाई इनकी नहीं हो पाती, बंद हो गए हैं काफ़ी जगह। और काफ़ी जगह मॉडल टॉयलेट भी बनाए। जब हमने कहा हमारे विभाग के अधिकारियों को कि जब हम किसी शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये देते हैं तो विभाग के द्वारा 50,000 का मॉडल टॉयलेट क्यों बनाया जा रहा है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो वो भी हमने कुछ निरीक्षण किए, कुछ सही मिला, कुछ ठीक नहीं मिले। तो हम चाहते हैं कि जहाँ घनी आबादी वाले गांव में वहाँ पर ODA प्लस वाली बात हो रही है, तो तरल कचरा प्रबंधन है, ठोस कचरा प्रबंधन है, दोनों में से एक होगा। पूरे घरों में, पूरे स्कूलों में आंगनबाड़ी है, हर गांव में शौचालय होगा, तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होगा। और काफ़ी जगह ऐसा है कि तालाब जैसा बढ़ जाता है, उसमें फिर रिसाइकिल के द्वारा उस पानी को खेती के उपयोग के लिए किया जाता है। तो उसके लिए माननीय अभी मुख्यमंत्री जी ने इसमें बजट में घोषणा की है 23-24 में 10,000 से अधिक आबादी वाले 25 गांव में सैलो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तथा 75 गांवों में FSTP लगाने की घोषणा की है। FSTP में 15 से 20 किमी की परिधि में आने वाले गांवों का फीकल सलज उपचारित किया जाएगा, जिस पर 650 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो ये व्यवस्थाएं गांव में शहर जैसी होगी, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ जो घोषणाएं वर्ष 2023-24 में 800 करोड़ रुपए का ऋण स्वयं सहायता समूह को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्यम हेतु व्यक्तिगत ऋण भी दिलाया जाएगा। महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगामी वर्ष में
200 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के माध्यम से इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए राजीविका के अंतर्गत संचालित संकुल स्तरीय संगठन के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कार्यशाला का निर्माण किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में इतनी ही राशि व्यय कर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कार्यशाला का निर्माण किया जाएगा। आगामी वर्ष में विशेष योग्यजन हेतु प्रत्यक्ष स्वयं सहायता समूह का गठन कर 2500 परिवारों को जोड़कर राजीविका के माध्यम से उनका कौशल विकास आजीविका समर्थन किया जाएगा। बाजार में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए स्वयं सहायता समूह के 10,000 सदस्यों को जैविक खेती कार्यक्रम से आगामी वर्ष से जोड़ा जाएगा। राज्य में स्वयं सहायता समूह की 7,000 महिलाओं हेतु व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर उनका आजीविका संवर्धन किया जाएगा। RCT के माध्यम से आगामी वर्ष में 20,000 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2023-24 में 4,000 अति गरीब परिवारों को चयनित कर राजीविका के माध्यम से 3 वर्षों में उनका चरणबद्ध रूप से आजीविका विकास किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा वर्ष 2023-24 में लगभग 3,000 हेक्टेयर भूमि में चारागाह विकास के कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों पर महात्मा गांधी नरेगा योजना मद से लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इन कार्यों को क्रियान्वयन में पशुओं को चारा उपलब्ध होने के साथ साथ जलवायु पर्यावरण में सुधार होगा, साथ ही पंचायतों की निजी आय बढ़ेगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्ष 2023-24 में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक जल संग्रहण ढांचे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार कुल 11,252 जल ग्रहण संग्रहण ढांचे के निर्माण पर 1,100 करोड़ रुपए महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से व्यय किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 2023-24 में 500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया जाएगा। इन कार्यों पर लगभग 40 करोड़ रुपए का व्यय महात्मा गांधी नरेगा मद से किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, गुणवत्ता बढ़ाने, निगरानी, सुधार हेतु मुख्यालय पर मुख्य अभियंता के अधीन एक राज्य स्तरीय तकनीकी गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसमें अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, लेखाकर्मी, अन्य पद रखे जाएंगे। उक्त पद पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति पद होंगे। इन पद पर होने वाले व्यय लगभग 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष नरेगा योजना के मद से किया जाएगा। प्रदेश के सरपंच, वार्ड पंच, आमजन, विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभागीय योजना कार्यों की जानकारी हेतु लघु फिल्में तैयार करवाई जाएंगी तथा इनकी लघु अवधि के वीडियो तैयार कर YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। राज्य सरकार की समस्त फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति पर पहुंचाने हेतु एक गांव एक अधिकारी अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में विभाग का अधिकारी कर्मचारी एक गांव को गोद लेगा तथा उस गांव के पात्र परिवारों को फ्लैगशिप योजना से लाभान्वित करवाने की जिम्मेदारी उस अधिकारी और कर्मचारी की होगी। पंचायत राज नियम 1996 में बनाए गए थे। तब से अब तक कार्य प्रक्रिया में तथा योजना के क्रियान्वयन में काफ़ी बदलाव आया है, जिससे क्रियान्वयन में समस्याएं आ रही हैं। अतः मैं पंचायती राज नियम 1996 की समीक्षा हेतु एक समिति की गठन की घोषणा करता हूं। पंचायत राज विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आवंटन एवं आवासीय पट्टा जारी करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए पट्टा आवंटन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित कराने हेतु एक SOP शेड्यूल ऑफ पावर जारी की जाएगी। बस लास्ट सभापति महोदय, राजस्थान की पहचान ऐसे गांवों से जहां ऐतिहासिक किले, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्वेरिया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज के माध्यम से वन विभाग, पर्यटन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग एवं देवस्थान विभाग के समन्वय से स्वच्छ आंगन परियोजना का शुभारंभ कार्य किया जाएगा। इस परियोजना में विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से इन स्थानों पर ठोस, तरल एवं प्लास्टिक कचरे का चरणबद्ध प्रबंधन एकीकृत रूप से करते हुए वहां आने वाले पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों को एक अभूतपूर्व, एक बेहतरीन अनुभव दिया जा सकेगा। इस अभिनव पहल के तहत त्रिपुरा सुंदरी,
मंदिर, सामलिया सेठ मंदिर, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, बेणेश्वर धाम, रामदेवरा, कैला देवी, महावीर जी सहित ऐसे कुल 25 धार्मिक स्थलों का प्रथम चयनित किया गया है। जल ग्रहण, आगामी वर्ष में राजीव गांधी जल संचय योजना में लगभग 2630 करोड़ रुपए के 2 लाख जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे। 2000 हेक्टेयर बंजर भूमि में चारागाह एवं उद्यानिकी कार्य संपादित कर राज्य के लगभग 5000 गांवों की 20 लाख हेक्टेयर भूमि को उपचारित किया जाएगा। लगभग 73,000 कृषकों के खेतों में टाँके, 17,000 कृषकों के फार्म पाउंड तथा लगभग 2000 किसानों के खेत में ड्रिप इरिगेशन कर पाइपलाइन लगाकर लाभान्वित किया जाएगा। परियोजना क्षेत्र में लगभग 46,000 एनीकट, पक्का चेक डैम, मिनी पर लोकेशन टैंक आदि संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर वंचित को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासरत है। हम आशा करते हैं कि स्वशासन के प्रयोग को सफल बनाने में हमें सभी का सहयोग मिले। धन्यवाद।